चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 8 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हाशियाकरण की समझ देखेंगे। तो सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है। तो देखें तो आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, पर जहां आमतौर पर नहीं लिखा जाता है और उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिस किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदानों में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी क्लास के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्म में आपकी रुचि अलग तरह की है, उसके बाद अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, तो अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात भी गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच अपने बीच का नहीं मानेंगे। और इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। और क्लास की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, और उनके हाशिएकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। और कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है, और फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। और उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता, जबकि ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। और इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। यहाँ देखें आदिवासी और हाशियाकरण देखें तो दिल्ली में कहानी के हिसाब से दिल्ली में एक आदिवासी परिवार के देखें तो शोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे। उसके बाद एक कहते हैं कि अरे देखो आदिवासियों की नाच देखो। दूसरे कहते हैं कि दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते हैं क्यों, वो दिखाई देते हैं। उसके बाद एक कहते हैं कि हाँ क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते। फिर दादाजी कहते हैं सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है और ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं रहता। फिर दादाजी बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था और हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी, और हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। उसके बाद तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं, और वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जगह साफ कर डाला। पर उसके बाद अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते और हमें अदालत में घसीटा जाता, और वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे।
उसके बाद एक कहती है कि तो फिर अपनी जान कैसे बचाई, पूछती है। उसके बाद ये है, हमारे में से बहुत सारे लोग को अपने घर बार छोड़ने पड़े और आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिलते थे हम उन्हें करने लगे। उसके बाद फिर अफसर आए और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार है और वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दे तो वे हमें नौकरी और पैसा भी देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए और कुछ तो लगता था कि हाँ, इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और कुछ ने तो कागजों पर अंगूठा के निशान भी लगा दिए और उन्हें पता नहीं था कि ये अंगुली का निशान लगा कर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। और मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां पर रख लिया, और लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची थी। उसके बाद तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दिया और वे हमें तरह तरह के धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों को ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नमो निशान ही मिटा दिया गया। फिर एक कहते हैं कि ओ दादू, और हमारी ज़मीन उसका। फिर ये बोलते हैं कि 30 एकड़ ज़मीन के पीछे बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला और मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। और उसके बाद शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले और हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था और हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे और अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती है। और कुछ साल बाद तुम्हारी पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए और वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए थे। फिर ये कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि ये सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे और हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाए थे। दूसरी कहती है कि लेकिन सब हमारे कुछ दोस्त बन गए और मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये कहते हैं काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकते हैं और इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर एक कहती है कि एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। उसके बाद फिर देखते हैं अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा और दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानियों से मिलती जुलती है। और कुछ समुदाय के हाशिकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं? देखें तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है कि मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। और जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं और आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर उच्च नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग रहते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं और उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की गाँव
और प्रकृति की उपासना करते हैं और प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं और ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और उनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है और जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और अनुशाक्य, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों में भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्म का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ रहा है और उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। और 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया और आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत में बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है और इन भाषाओं ने बंगला जैसे मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है और इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। यह आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। उसके बाद शायद आपने अनुसूचित जाति शब्द सुना होगा और सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है और अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा गया है। उसके बाद देखें आदिवासी और प्रचलित छवियाँ देखें। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है और स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सिर पर मुकुट लगाएं और हमेशा नाचे गाते दिखाई देते हैं और इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। क्लास 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदाय को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। ये एक तस्वीर है। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजाति समुदायों की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है और इससे के आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। उसके बाद देखें आदिवासी और विकास के बारे में देखें। जैसे कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने और चांदी का यशकर, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटी और पशु उत्पाद यानी मोम, लाख और शहद और स्वयं जानवर यानी हाथी जो कि शाही सेनाओं पर मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। और इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहता है और उन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहता है। जब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करती है। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों में ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था और इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी और उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थी, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है और आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी वैश्विक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे और वे एक जगह ठहर कर काम करते थे और वे स्थानीय खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर ही खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है।
लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योग और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है। यह है कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों यानी मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। और भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। और आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। और इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरल और मौत की कहानी रही है। और 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। और नीचे दिया गया गीत आदिवासी की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत की बंदगी पेश करता है। यह है कि गीत है कि आओ मिनी असम चले और हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है कि मैं तुम्हारी खाल उखड़ दूंगा। और हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर नुबारा छल किया है। उसके बाद ये एक तस्वीर है कि यह फोटो उड़ीसा के कलाहारी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। और यह डोगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। उसके बाद न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। और एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान के शोधक षड्यंत्र यानी रिफाइनरी लगाना चाहती है। और यह योजना इस आदिवासी समुदाय के भी स्थापित कर देंगे। और इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। उसके बाद पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद देखिए इमारती लकड़ी और खेती और उद्योग के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। और आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया और काफी बार उनकी जमीन जबरन छीन ली गई। और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। और सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। और आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। और उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। और पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बेंधी है। और इनके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। और ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे और अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो जाते हैं। और अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। और इस तरह से वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों
में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं और इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते रहते हैं और आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। और उसके बाद जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनके आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। और उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली और बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और अब हम कैसे जिएंगे। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है और उनके संसाधनों के लिए छोड़े होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। ये है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर हैं और 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर हैं और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 35 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और जब आदिवासी समुदाय वन्य भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह हमारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। उसके बाद देखें अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। देखें इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं बल्कि इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है और ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। और जैसे कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकार को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकती है। और आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशिया को समझे। देखते हैं मुसलमान और हाशियाकरण। देखें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमान की संख्या 13.4% है और इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले इन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिलते हैं। विभिन्न स्रोतों से ही की गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुसलमान समुदाय की स्थिति कैसी है। और नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि ये मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहते हैं। पहला है कि यह है मूलभूत सुविधाएं 1994। कच्चे घर देखें
63.4% मुसलमान कच्चे घर में रहते हैं और 55.2% हिंदू कच्चे घर में रहते हैं। उसके बाद बिजली के देखें 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, जबकि 43.2% हिंदू घरों में बिजली है। उसके बाद पाइप का पानी देखें तो 19.4% मुस्लिम पाइपों के घर में पाइपों वाले पानी प्रयोग होते हैं। और उसके बाद 25.3% हिंदू पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर एक दिया गया है विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2001 के हिसाब से, तो कुल 65% है। हिंदू का 65%, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%, सिख 70% और बौद्ध 73%, जैन 94%। उसके बाद है किसी धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मुस्लिम का है सबसे कम। और उसके बाद फिर सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, तो कुल आबादी है 13.5। उसके बाद देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3। उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा में 4 हैं मुस्लिम। और उसके बाद भारतीय विदेश सेवा में 1.8 है। उसके बाद केंद्रीय सार्वजनिक इकाई के देखें तो इसमें 3.3 है। उसके बाद राज्य स्तरीय में है 10.8। उसके बाद बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.2 है। उसके बाद भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय समिति का रिपोर्ट 2006 के हिसाब से ये है। उसके बाद देखते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया और रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। और समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई मुसलमानों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा लेते हैं। और मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज है और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। और सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। उसके बाद बहुत सारे लोग भी सभी मुसलमानों के इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं और अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए भेदभाव का बहाना बन जाती है। और क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी और मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण कुछ स्थितियों के वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकालने लगे हैं और जिससे अक्सर उनका घेटाइजेशन होने लगा है। और उसके बाद कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। उसके बाद इस अध्याय में उपयुक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा और 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। और इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशिएकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानून और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है और इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे।
ये एक कहानी है। एक मुस्लिम परिवार एक मुस्लिम बहुत क्षेत्र में रहते हैं और कुछ ये कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहता हूँ और कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिनमें जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत पर गए थे और मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी और मेरा भाई शेरवानी पहने थे। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन ले। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब मुझे ये अजीब क्यों नहीं लगी और क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाएगी कि क्या यही पहचान सारे खतरे और भेदभाव की जड़ है। इनका नाम है कि एनी ए फारूकी इनका नाम है। उसके बाद निष्कर्ष के तौर पर देखें, इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हसियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है और हमने विभिन्न हसियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का निष्कर्ष किया कि इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण होते हैं और प्रत्येक समुदाय इसके अलग अलग तरह से महसूस भी करते हैं। हमने यह भी देखा कि हसियाईकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा होता है और हमारे देश में कई और भी हसियाई समुदाय हैं और दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इसी समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हसियाईकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियतें ही नहीं पैदा होती बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हसियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा रहा है और जा सकता है, उसके बाद बदलता है और कोई भी हमेशा एक ही तरह से हसियाई पर नहीं रहता। अगर हम हसियाईकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है और हसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही इन अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। और अलग अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हसियाईकरण का सामना किस तरह किया। उसके बाद शब्द संकलन देखें, उच्च नीच देखें तो व्यक्ति या चीज की एक क्रमिक व्यवस्था है। आमतौर पर उच्च नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था उच्च नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। उसके बाद देखें घेटुआइजेशन क्या होता है तो यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाकों या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। और उसके बाद घेटुआइजेशन के इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादातर राहत मिलती है और इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं और जिनके कारण वह शेष समाज में कटता चलता जाता है। और उसके बाद मुख्य धारा देखें, कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसी संस्कृति संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाज और प्रचलनों को भी सही माना जाता है और इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज या केंद्र माना जा रहा है और जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। उसके बाद विस्थापित देखें तो ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन और विशाल विकास परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार में ऐसे उजाड़ दिया गया हो। और उसके बाद कुपोषित देखें तो ऐसा व्यक्ति जिससे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता हो।